आखिरकार सऊदी अरब ने यमन पर हमला कर दिया है। यमन के कई इलाकों पर हमले किए हैं। सऊदी अरब को यह हमला करना ही था, क्योंकि यह वही मामला है जिस मामले में सऊदी अरब पहले से यूएई को समझाने की कोशिश कर रहा था। यमन का ज्यादातर हिस्सा हुथीज के इलाके में है। अब जहां पर हुथीज नहीं है, सेंट्रल यमन का इलाका, वहां यूएई के समर्थक वाले ग्रुप घुस जाते हैं और कई इलाकों पर कब्जा भी कर लेते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले बताया भी था। सऊदी अरब यमन की सरकार को सपोर्ट करता है। जब सऊदी अरब ने देखा कि यमन की गवर्नमेंट कमजोर पड़ रही है और लड़ाके लगातार वहां पर कब्जा कर रहे हैं, तो अब सऊदी अरब ने उन लड़ाकों को निशाना बनाकर, यमन के समर्थक लड़ाकों को निशाना बनाकर हवाई हमले कर दिए हैं। तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। طه الآن ضربه طيران مباشر. شوف مباشر الآن طيران سعودي يضرب معسكر الحب، معسكر نحب الآن مباشر. شوف هذه آخر معاقل بن حبريش، معسكر تم السيطرة عليه بالكامل. अब देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि सऊदी अरब और यूएई इस मामले में आमने सामने आ सकते हैं, तो वो हो गया है। सऊदी अरब ने बिल्कुल नाम लेके कहा है यूएई का कि यूएई अपने समर्थक लड़ाकों और समर्थक फौज को यूएई यमन से बाहर निकाले। ये सरासर यूएई गलत चीज कर रहा है और गलत का समर्थन कर रहा है, जिससे यमन के अंदर जो है अनस्टेबिलिटी पैदा हो गई है। हम लोगों को शियों से बड़ी दिक्कत है भाई। यहाँ भारत में भी ऐसा ही होता जैसे पाकिस्तान में होता आया है। वहाँ भी शिया समुदाय का नरसंहार किया जाता है, शुरू से अब तक रिकॉर्ड है। और इराक से लेकर मिडिल ईस्ट में भी यही होता है। मैंने इससे पहले जो आपको अपडेट दिया था कि सीरिया के अंदर एक मस्जिद में धमाका हुआ, अल्लाह के घर में धमाका हुआ। हजरात, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो धमाका किन लोगों ने किया होगा, क्योंकि वो मस्जिद शिया समुदाय की थी। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, क्या शिया क्या सुन्नी। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर देख लीजिए, 8 लोग मारे गए हैं, 8 लोग शहीद हुए हैं, 8 लोग कम से कम, और कहा जा रहा है कि 18 लोग घायल हुए हैं। मस्जिद का नाम है इमाम अली इब्न अबी तालिब। दोस्तों, वदी अल दहब के इलाके में यह मस्जिद मौजूद थी। शिया समुदाय को निशाना बनाकर वहां यह धमाका किया गया। अब जाहिर सी बात है, किन लोगों को इन लोगों से नफरत है, चाहे भले वो मुसलमान हैं। हम आसपास भी देख सकते हैं, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में मुसलमान दूसरों से भी पिट रहा है, क्योंकि हम अपनों को ही मार रहे हैं। जोलानी और पुतिन की बातचीत के बाद अब रूस ने, जी हां, रूस ने अपनी फौज सीरिया में तैनात करना शुरू कर दिया है। पहले रशिया तैनाती कर रहा था तो इजराइल विरोध कर रहा था, लेकिन कल इजराइल ने पुतिन से भी बात की है, यानी रशिया से डील कर ली है, और उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुर्की तो फिर भी हमारे लिए खतरा है, लेकिन अगर रूस की फौज तैनात होती है तो यह हमारे लिए सीरिया में कम खतरा होगा। हजरात, सोमालिया का हिस्सा काट दिया गया और सबसे पहले इजराइल ने अप्रूवल दिया। तो ये देखिए, सोमालिया लैंड को अप्रूवल देने पर, मान्यता देने पर सोमालिया की गवर्नमेंट ने इसका ऑफिशियली विरोध किया है। सऊदी अरब का नाम सामने आया है। सऊदी अरब ने भी इजराइल के इस कदम की निंदा की है। उधर गाजा के हालात मेडिकल के इस कदर खराब हैं कि 50% ही हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं।
और अगर जो काम कर भी रहे हैं तो उनके पास तमाम इंस्ट्रूमेंट और तमाम दवाइयां नहीं हैं। लीजिए, जर्मनी जो बहुत उछल रहा था, जर्मनी ने ऑफिशियली मना कर दिया है कि हम गाजा में अपनी फौज नहीं भेजेंगे। वहीं ये तस्वीर है इजराइल के अंदर की। इजराइल के एक इलाके में एक फिलिस्तीनी ने 2 यहूदियों पर हमला किया और 2 इजरायली मारे गए, जिसके बाद इजराइल ने कार्रवाई उसी वक्त की और उसी वक्त उस हमलावर को कत्ल कर दिया गया। हजरात, इजराइल को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि ग्लोबल ब्रांड इंडेक्स में इजराइल दूसरी बार भी यानी दूसरे साल भी सबसे नीचे आया है। यानी वहां देश पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, नुकसान होगा, वहां लोग नहीं जा रहे हैं, टूरिज्म इजराइल का फेल हो चुका है, इजराइल की ब्रांडिंग काफी बेकार हो चुकी है, इजराइल से लोग दूर भाग रहे हैं, इजराइल के प्रोडक्ट्स में भी लोग इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। इस वजह से ग्लोबल इंडेक्स में एक बार फिर से दूसरे साल भी इजराइल सबसे निचले स्तर पर आ रहा है। यूरोपीय यूनियन और फिलिस्तीन अथॉरिटी दोनों मिलकर राफा क्रॉसिंग बॉर्डर चलाएंगे। इस बारे में फाइनल डिस्कशन हो चुका है। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, ये अलर्ट है, वार्निंग है। इलाके में घमासान छिड़ने वाली है, छिड़ी तो चुकी है, लेकिन इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि वहां के ऑफिशियल्स ने यह क्लियर कह दिया है कि नेतन्याहू मनाने के लिए ट्रंप को जाने वाले हैं अमेरिका, और वो मनाएंगे कि ईरान पर हमला किया जाए, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट दोबारा शुरू कर चुका है और भारी तादाद में जो मास प्रोडक्शन वो मिसाइलों की कर रहा है, यह हमारे लिए खतरा है। इजरायली ऑफिशियल का कहना यह है कि अगर ईरान ने अपनी ताकत सिर्फ मिसाइल की ही इस्तेमाल की और अपने हमले जो मिसाइल के हैं वो अगर भारी मात्रा में हम पर कर दिए, तो हम पर ऐसा इम्पैक्ट होगा जैसा हम पर एक न्यूक्लियर हमला हो गया हो, छोटा न्यूक्लियर हमला। लिहाजा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगली लाइन ज़्यादा खतरनाक है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका हमला ईरान पर नहीं करेगा तो फिर हमें खुद अपने दम पर ईरान पर हमला करना होगा। वहीं एक अच्छी चीज यह हुई कि इन हालात में 2 भाई एक हो गए। इन दोनों का नाम है ईरान और तुर्की। तुर्की की डेलीगेशन, जो डिफेंस डेलीगेशन ईरान गई थी, वापस आने के बाद तुर्की के नेशनल डिफेंस अधिकारी ने कहा है कि ईरान की सिक्योरिटी को हम ऐसे देखते हैं जैसे तुर्की की सिक्योरिटी, यानी ईरान पर अगर हमला हुआ तो हम अपने लिए खतरा मानेंगे, हम पर हमला मानेंगे। दोनों की सिक्योरिटी हमारे लिए बेहद जरूरी है। मैंने आपको एक ईरानी टैंकर के बारे में बताया था जो वेनेजुएला के करीब था और अमेरिका ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग गया। अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी और 5 दिन तक उसका पीछा किया। भैया 5 दिन पीछा करने के बाद आखिरकार अमेरिका ने उस ईरानी टैंकर को सीज कर लिया है। उधर ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीर देखिए, ईरान ने उधर दूसरी तरफ बिना किसी को बताए कि ये किसका जहाज है, एक और टैंकर ईरान ने किसी का सीज कर लिया है। ये बात क्लियर है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ईरान पहुंचने वाले हैं। और ईरान पहुंचने से पहले मैं एक बात बता दूं, खबर यह है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, रजब तैयब एर्दोगान उनको मनाएंगे कि आप यानी ईरान सीरिया से नॉर्मलाइजेशन कर ले, क्योंकि सीरिया के अंदर इजराइल का प्रभाव ज्यादा हो रहा है। वहीं रूस का कार्गो जहाज हथियारों से लदा हुआ ईरान एक बार फिर उतरा है। जब से 12 डेज वॉर हुई है ईरान इजराइल के बीच, इजराइल ने अपने ही मुल्क में 35वां इजरायली नागरिक गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। मैंने 12 डेज वॉर में ईरान को एक संदेश दिया था अपने इस छोटे चैनल से, वो याद होगा आपको। मैंने कहा था कि ईरान को रशिया पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पुतिन पर भी नहीं, ऑफिशियल तो छोड़ दीजिए, पुतिन पर भी नहीं।
अब वो अल्लाह का करम है कि मेरी बात एक बार फिर से साबित हो गई सही। अभी जो आप सोच रहे हैं कि रशिया ईरान को मदद दे रहा है, हथियार भेज रहा है, ये तो बढ़िया फ्री में दे रहा है क्या? ईरान भर भर का ड्रोन दे रहा है। ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी रूस को सौंप रहा है, सस्ती ड्रोन टेक्नोलॉजी। ईरान फ्री में कुछ नहीं ले रहा रशिया से। अब 2008 का वो समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, वहां उस समय तब भी पुतिन थे रूस के राष्ट्रपति। अब 2008 में जॉर्ज बुश और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो सीक्रेट बात हुई थी, वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अब 2025 के आखिर में लीक हो गए हैं। ये रहे दोनों दस्तावेज आपके सामने। स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ भी सकते हैं। अब जो खुलासा हुआ है उसने हिला दिया है। 2008 में व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ईरान को जो हम यूरेनियम दे रहे हैं, उससे हमें यकीन है कि ईरान यूरेनियम हमसे लेगा तो वो परमाणु नहीं बनाएगा। हालांकि इस बात में मुझे कोई शक नहीं हो रहा कि ईरान परमाणु बनाना चाहता है। ये पुतिन ने कहा था। देखिए दोगले को। पुतिन ने 2008 में जॉर्ज बुश से डायरेक्टली ये बात कही कि हम चाहते हैं कि ईरान का, यानी मैं चाहता हूं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो रुक जाए। साथ ही उसी वक्त व्लादिमीर पुतिन ने 2008 में ये खुलासा इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से हुआ है और ये सबूत रजा गराफी आपके सामने रख रहा है। पुतिन ने यह भी कहा था जॉर्ज बुश से कि हमें सबूत मिले हैं कि ईरान को परमाणु हासिल करने में पाकिस्तान मदद कर रहा है। पाकिस्तान के वैज्ञानिक, पाकिस्तान ओरिजिन के लोग ईरान की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज बुश ने 2008 में यह भी कहा कि जो ईरान के लोग हैं वो सनकी हैं, खतरनाक हैं। ये जॉर्ज बुश से पुतिन ने 2008 में कहा था। लिहाजा ईरान को यह समझना चाहिए कि तुम्हारे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ईरान के विदेश मंत्री ने खुलासा किया, पहले दिन हमला करके हमसे अमेरिका और इजराइल ने मांग की कि सरेंडर कर दो, हमने नहीं किया, हम डटे रहे। और 12वें दिन हुआ ये कि उन्होंने सामने से सरेंडर किया, सामने से हमें ऑफर किया कि हम बातचीत चाहते हैं, हमले रोक दो। सामने से अमेरिका ने हमें वादा किया कि आज से, यानी 12वें दिन से सुबह 4 बजे के बाद इजराइल हमला करना बंद कर देगा और आप भी हमला करना बंद कर देना। तब जाकर यह डील हुई थी। सोमालिया का दूसरा टुकड़ा, सोमालिया लैंड, जिसने अपने आप को पहले से अलग देश घोषित किया है, उसका राष्ट्रपति 2 महीने पहले इजराइल आया था। सारी खिचड़ी तब पकी थी और उसी वक्त सोमालिया लैंड के सो कॉल्ड राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से डील कर ली थी। दोस्तों, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स ने बताया है कि पीस कीपिंग फौज, जो यूएन की फौज है, इंटरनेशनल फौज, लेबनान में तैनात है। इजराइल की ओपन फायरिंग में हमारा अंतर्राष्ट्रीय फौजी घायल हुआ है। हुथीस के लीडर ने बड़ा खुलासा किया और यह कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में इजराइल से जंग होने वाली है और यह बात तय है। हजरात, ईरान ने आधिकारिक तौर से खुलासा किया है, बहुत बड़ा खुलासा। ईरान के अधिकारी ने जानकारी दी है कि तेहरान से मशहद जो जहाज जा रहा था, पैसेंजर विमान, उसे किडनैप करने की कोशिश की गई थी, जिसे हमने फेल किया है। ईरान लगातार खतरे में है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी बड़ी जानकारियां इस वीडियो के अंदर भर भर कर दी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि दुनिया में शांति और अमन आए और हम में भाईचारा पैदा हो। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।